बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने साबिक सेक्रेटरी एजाज अहमद खान समेत दीगर मुल्ज़िमान को भी तलब कर लिया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 15 मुल्ज़िमान को ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में ज़ाती हैसियत में तलब किया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तमाम मुल्ज़िमान को तलबी के नोटिस भी जारी कर दिए हैं, जिसमें मुल्ज़िमान को 18 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। ये है अहम खबर जिस पर मबनी आज का हमारा बुनियादी सवाल होगा, जो हम अपने मेहमानों की जानिब बढ़ाएंगे और उनसे जानेंगे इस वक्त पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है और पीपल्स पार्टी को आने वाले वक्त में कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। क्या इलेक्शन से कबल पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं? अगर ऐसा है तो फिर पीपल्स पार्टी इनसे कैसे नबरत आजमा होगी? अगर नून लीग के लिए हम बात करें कि फेवरेबल कंडीशंस हैं, जो कि पीपल्स पार्टी ही कह रही है और ये कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो क्या वाकई ऐसा है कि पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किलात खड़ी करी जा रही हैं या फिर उनके लिए हर्डल्स जानबूझ के बनाई जा रही हैं? यहाँ पर नैब के किरदार पर एक सवाल उठता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि नैब ज़ाती हैसियत में क्या जो है किरदार अदा कर रहा है। और अगर नैब जैसे इदारों पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस अपने प्रोग्राम्स में भी ये डिस्कस किया कि नैब को बंद हो जाना चाहिए, नैब का स्टांस क्या है, या फिर आने वाले वक्त में नैब किस तरह से अपना रोल प्ले करेगा, कुछ इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने मेहमानों के जाने। मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट चौधरी खादिम अली मांडला साहब, खुशामदीद कहना चाहेंगे। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी एंकर पर्सन और एनालिस्ट बतूल राजपूत और सीनियर एनालिस्ट असद खरल साहब। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ हम करना चाहेंगे मांडला साहब से। मांडला साहब, जैसे कि अभी पीपल्स पार्टी के स्टांस को हम डिस्कस कर रहे थे, क्या लग रहा है आपको पीपल्स पार्टी के लिए क्या इलेक्शन से कबल मुश्किलात हो सकती हैं, या फिर ये जानबूझ के, जैसे कि पीपल्स पार्टी भी शिकवा करती दिखाई दे रही है कि हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं, ये ऑब्स्टिकल्स बनाए जा रहे हैं ताकि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हुमा। देखिए, ये जो पाकिस्तान का निज़ाम है ना, ये ज़ाहरी तौर पे सबको नज़र आ रहा है कि जिस पार्टी को थोड़ा दबाना होता है, प्रेस करना होता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के अदारे हैं, नैब, अकाउंटेबिलिटी, FIA, पुलिस, हत्ता के बहुत सारे दूसरे अदारे भी, उनको इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक कि ये नैब का उनका तलबनामा है ठट्ठा रेफरेंस में, तो मेरा ख्याल है कि ये इसका तो बंदोबस्त वो जब PDM 14 जमातें इकट्ठी थी जो नैब को मतलूब थी, तो इसका उन्होंने बंदोबस्त पूरा कर लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि वो जो उनकी थी टर्म एंड कंडीशन नैब वाली अमेंडमेंट, उसको मेरा ख्याल अदम किया, तो उसके बाद ये केसेस सारे खुल गए। तो खुलने के बाद नोटिस सब को उसमें सारे ही जनून लीग के और दूसरे सारे परेशान है। मेरा उसका अपील का बंदोबस्त कर हो चुका है, तो अपील में जाएंगे तो जो इशारे मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो आगे तैयार बैठे हैं कि ठीक है, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी अगर ना भी इसको छेड़ा जाए, अगर रहने भी दिया जाए, तो पहले नैब ने कौन से तीर चलाए जो अभी वो चलाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में तो जो बंदे कत्ल हो जाते हैं, सानिया मॉडल टाउन 14 बंदों का मर्डर, वो अदारे, वो अदालतें यहाँ मौजूद है, वो फुटेजेस मौजूद हैं, फायर मारने वाले मौजूद हैं, मरने वाले मौजूद हैं, लेकिन इंसाफ आज तक नहीं है। अच्छा, माजी की अगर बात करें मांडला साहब, तो हमने ये देखा कि नैब के अगर किरदार की, नैब के स्टांस को हम डिस्कस करना चाहें, तो नैब जब इक़्तिदार में जो जमात होती है उसके लिए फेवरेबल होता है, जो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही होती है उसके लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहा होता है। इस वक्त नैब के स्टांस को आप कैसे देखते हैं? क्या हमारे मुल्क में एहतसाब का अमल साफ़ और शफाफ है? नहीं, शफाफ और शफाफ होता तो मुल्क का ऐसा सत्यानाश होता। जो भी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार होती है या जिन अदारों के ज़ेरे असर होते हैं अदारे, तो मेरा ख्याल है उनकी रिक्रूटमेंट से लेकर उनका प्रमोशन, उनकी पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और उनकी मरात और उनका फ्यूचर कैरियर, और दूसरी आजकल जो बड़ी चीज़ उनके साथ अटैच हो गई है, वो उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़, जिसने सब को जो है ना वो लंगड़ा करके रख दी है। जो थोड़ी सकत थी उनमें
वो सख्त भी ख़त्म कर दी, क्योंकि ये सारे करप्ट तो है ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये इंटरनेशनल जो सर्वे आते हैं तो उसमें हमारी अदलिया का नंबर 130 में 126 पे है, तो बाकी अदारे पुलिस है, आपकी जो है जितने ये ठेके देने वाले या आपके पॉलिटिशियंस हैं या जितने भी दूसरे अदारे हैं, उनके करप्शन में माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनके नाम है। तो जब करप्ट है 2 नंबर है, तो फिर उनमें जो बड़ा जिसके पास ताकत होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं रिकॉर्डिंग के, वीडियोस बनाने के, वो फिर सबको डांस कराता है अपनी मर्जी से कि आज आपने इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना है। फिर पीछे एक और टीम काम कर रही होती है जो बार्गेन करती है, वो बैक एंड के ऊपर। फिर मुराद ये जजीरे और ये बड़े बड़े महल्लात तो यहाँ से तो बढ़ते हैं। अगर ये चीज़ें इंसाफ पे मबनी हो तो ये तनख्वाहदार नौकरों के बाहर जजीरे तो नहीं बन सकते, ये इतने प्रोटोकॉल तो हासिल नहीं कर सकते, या जो सियासतदानों की तनख्वाहें हैं जो उससे तो ये बाहर जो है ना महल्लात नहीं बना सकते। ठीक हो गया मानला साहब, आपका ओपिनियन आ गया। असद खरल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, इस वक्त नैब का बतौर इदारा क्या स्टांस देख रहे हैं आप? और जैसे नैब का अमीन बहाली के बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात आ रही हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब को इससे फ़ायदा होने वाला है या उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी होंगी? देखिए, ये जो नैब, जिस तरह मानला साहब ने बताया कि नैब बहुत अच्छा इदारा था, अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत सारे इख्तियारात दिए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये नैब जो है ये साहब की बजाय ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए एक आलाकार के तौर पर, जो हर हुकूमत का जो है ये कठपुतली के तौर पर ये इस्तेमाल होता रहा, और हर जो हुकूमत के जो मुखालफिन थे उनको नैब का जो उसके शिकंजे के अंदर जो है उनके खिलाफ कसा गया। लेकिन जब वो लोग जिनके खिलाफ नैब का शिकंजा कसा गया, सबूत आए, शवाहद आए, इंक्वायरियां, रेफरेंस बने, जब वही लोग हुकूमत में आए तो यही नैब जो है उनका बांदी बांधकर सामने, गुलाम बनकर हाथ बांधे उनके सामने खड़ा नजर आया। जैसा कि अभी वही नैब है जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, रेफरेंस फाइल किए, उनको हिसाब अदालतों से सजा दिलवाई, और आज नैब ये कह रहा है कि उनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं थे, उनके खिलाफ तो हम परसू ही नहीं करना चाहते, हम उनके खिलाफ जो है उनकी बेल को अपोज ही नहीं करना चाहते। तो मसला ये है कि ये बदकिस्मती जो है इदारे का, उसमें ये कसूर है उन लोगों का जो इस इदारे के अंदर पॉलिटिकल अपॉइंटी थे, जिनको इन्हीं हुक्मरानों ने लगाया और अपने वफादारों को लगाया, और उन वफादारों ने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को सर्व किया और इस इदारे का तबाह बर्बाद करके रख दिया, जो कि पाकिस्तान का ये इदारा जिसके पास इतने इख्तियारात थे कि जिससे चाहे अरबों रुपए की रिकवरियां कर सकता था, लेकिन इसने करोड़ों रुपए उन केसेस की प्रोसिक्यूशन के ऊपर तो लगाए, लेकिन उनसे रिकवरी 1 टके की नहीं की, और सिर्फ चंद लोग जो है बैंकों के डिफॉल्ट जो है कर्जे वो रिकवर किए, छोटे मोटे लोगों को पकड़ा, उनसे रिकवरियां की। लेकिन कोई भी आप देखें ना, साबिक 6 बुजरा आलम के खिलाफ लैब में केसेस हुए, पकड़े गए, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन 6 रुपए की रिकवरी हुई। एक साबिक सदर को पकड़ा, क्या रिकवरी हुई? कितने ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ा गया, क्या कोई रिकवरी हुई? सब पर अरबों के इल्जाम है, किसी के ऊपर भी करोड़ों में नहीं, अरबों के ऊपर इल्जाम है, शवाहिद हैं, मनी ट्रेल है, ट्रांजैक्शन है, एक एक चीज जो है, ईच एंड एवरीथिंग है, उनके एसेट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन नैब जो है आपको उस वक्त उसकी आनियां जानियां फुर्तियां होती हैं जब वो लोग अपोजिशन में होते हैं, और जब वो हुकूमत में आ जाए तो उस वक्त भी वो बांदी बांध के उनके सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। तो यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान में ये नैब जो है ये साफ करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। तो सर, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात होंगी इलेक्शन से कबल, या उनको भी रिलीफ मिल जाएगा? पीपल्स पार्टी के लिए शायद उतनी सहूलतकारी ना हो जिस तरह के नून लीग के लिए हो। तो देखते हैं, अगर पीपल्स पार्टी भी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का इस तरह मुतालबा कर रही है, या जिस तरीके से उसने ताबेदारी की है 16 माह के अंदर, और माइनस जो पीटीआई के चेयरमैन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस हवाले से अगर पीटीआई भी उस लाइन पे चलेगी तो पीपल्स पार्टी भी शायद उसको भी रिलीफ मिल जाए, रिलीफ मिलने का इम्कान है। जिस तरह के बाकी जो नून लीग जो है उसके लिए तो आपको पता ही है कि जिस तरीके से उसको हर किस्म की सहूलतकारी जो है
وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے باقاعدہ. اس میں ٹھیک ہو گیا. آصد کھرل صاحب آپ کا اوپینین آ گیا. بطول نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بطول کیا کہیں گی اس وقت کس کے لیے زیادہ مشکلات ہیں؟ نواز شریف صاحب کے لیے، آصف علی زرداری صاحب کے لیے الیکشن سے قبل پیپلز پارٹی کو بھی ریلیف ملے گا، یا جس طرح سے باقی سب بھی کہہ رہے ہیں کہ فیوریبل کنڈیشنز نون لیگ کے لیے تو ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے لیے نہیں؟ آپ کا اوپینین کیا ہے؟ جی ایسا پیپلز پارٹی کو لیول اس وقت نواز شریف کا ہے اور کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کو اس سے واضح طور پہ کنسرنز ہیں پاکستان کے اندر آئے اور ڈیٹیٹ کیے گئے بڑے ادارے کی طرف سے جس طرح کا پروٹوکول کو ملا. یہ ایک الگ بحث ہے جو ان کے خلاف کیسز تھے ان میں لوپ ہولز تھے اور وہ کیسز بھی ایک حد تک غلط بنے تھے، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ کیا شریف فیملی نے اپنے منی ٹریل دکھا دیا تھا، کیا انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایسیٹس وہ بھی سوال اپنی جگہ پر قائم ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کا جو ان کا ایک ٹارگٹ ہے، جو سیاسی طور پہ ان کا آپ اس کو ایک دشمن کہہ سکتے ہیں، وہ صرف عمران خان ہے، اور وہ ایک ایسا پیج ہے جس پہ وہ لوگ اکٹھے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بنیاد پہ عمران خان کو بھی نواز شریف کو بھی بہت بڑا سیاسی ریلیف ملے گا یا وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی بھی ایک جماعت کی طرف پوری طرف جھکنا نہیں چاہتی کی وجہ سے. لیکن جو آپریشن سندھ میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکوں کے خلاف ہوں، چاہے وہ ڈی لمیٹیشنز کے حوالے سے کسی جماعت کے کنسرنز ہوں، چاہے وہ انٹرم سیٹ اپ میں کچھ اپوائنٹمنٹس ہوں، ان سب سے پیپلز پارٹی کو کنسرنز تو رہے ہیں. لیکن ہم اس بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی پارٹی اس وقت زیادہ قریب ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب الیکشنز قریب آ جائیں گے تو ہر پارٹی کو اپنی اپنی دوڑ خود کرنی ہو. بطول یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اگر ہم نیب کی بطور ادارہ کارکردگی پر دیکھتے ہیں تو بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. اس کو ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے ہی استعمال کیا گیا. آپ نہیں سمجھتی نیب کو بطور ادارہ مزید مؤثر بنانے کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے؟ جی، جس وقت عدم اعتماد کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ اس کو ری ویمپ کر رہے ہیں، بلکہ اس کو ڈیمالش کر کے ایک نیا ادارہ بنا رہے ہیں. لیکن نہ وہ ڈیمالش ہوا نہ وہ ری ویمپ ہوا، بلکہ چند ترامیم آ گئی اور اس کے اوپر بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس نہیں تھا. اس پہ آپ کچھ حالات میں کچھ پرٹیکولر حالات میں فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں کچھ ریلیف کا، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی نیب کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. اور یہ تو بہت پرانی بات ہے کہ نیب پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. 2018 کے بعد کورٹ نے باقاعدہ طور پہ اپنی ججمنٹ میں کہا تھا وہ کیسز جو نون لیگ کے لوگوں کے خلاف بنے تھے، چاہے وہ سعد رفیق کا کیس ہو یا وہ رانا ثناء اللہ کا کیس ہو، کہ باقاعدہ طور پہ وکٹیمائز کیا گیا نون لیگ کے لوگوں کو. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب کورٹ نے پروسیکیوشن اس وقت کے نیب سے کہا کہ آپ کو اس پہ اعتراض تو نہیں، تو انہوں نے کہا بالکل ہمیں اعتراض نہیں. اور جب کورٹ نے یہ جملہ کہا کہ آپ تو اتنے لینینٹ ہے، لگتا ہے ہمیں فیصلہ سدھار دینا چاہیے، تو اس سے آپ کو نیب کی سیریسنیس کا اندازہ ہوتا ہے. بہت غیر سنجیدگی سے اور پروفیشنل طریقے سے انہوں نے جواب دیا، اور انفارچونیٹلی یہ ادارہ ایسے ہی کام کرتا رہا ہے. اور ابھی جو ریسنٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے نیب کے اوپر، وہ بڑے سینئر لیفٹنٹ جنرل ہیں، آئی ہوپ ان کی نیب شاید کچھ بائس کیسز نہ بنائے، ہم اچھی پرفارمنس دیکھیں، لیکن ابھی تک امید تو نہیں. ٹھیک ہو گیا. بطول آپ کا بھی اوپینین آ گیا. ذرا ہم اس بنیادی سوال کے حوالے سے پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ الیکشن سے قبل پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. 75% کو ایسا ہی لگ رہا ہے، جبکہ 25% اس بات کو ماننے سے قاصر ہیں. جی ناظرین، ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے ایک اور ٹاپک کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد کی زیر صدارت مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے بھی کیے گئے اور اس سیاسی صورتحال پر بحث بھی کی گئی. آنے والے الیکشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی. ذرائع کے مطابق اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف 4 صوبوں کے دورے کریں گے اور ٹکٹس کی تقسیم کے لیے پارلیمانی بورڈ کی نگرانی بھی وہ خود ہی کریں گے. جبکہ ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف 10 نومبر سے ملک گیر دوروں کا بھی آغاز کریں گے. ذرائع کے مطابق نواز شریف نے اجلاس سے خطاب میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر اللہ نے پھر اقتدار دیا
तो इंसाफ के इदारों को मजबूत करेंगे। ये बड़ी अहम बात, बड़ी अहम स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब की जानिब से आई है। जैसे कि अभी हम अपने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर सिर्फ नैब की बतौर इदारा हम कारकर्दगी देखें तो उसको हमने हर दौर में देखा कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुई। आने वाले वक्त में अगर नून लीग इक़्तिदार में आती है और जैसे कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हम इंसाफ के इदारों को जो है उनकी शफाफियत को बरकरार रखने के लिए इक़दामात करेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सियासी मुदाखलत के बगैर एहतसाब के और इंसाफ के इदारे जो हैं वो शफाफियत को बरकरार रख सकें? मांडला साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस स्टेटमेंट पे? देखिए हुमा, स्टेटमेंट तो अच्छी है, लेकिन बात यह है कि अगर इदारों को मजबूत करने से पहले जो करेंगे वो खुद तो मेरिट पे आए। जब बंदे खुद मेरिट से हटकर बड़े बड़े ओहदों पे आ जाएंगे, वोट खरीद कर, जैसे यहाँ मंडियाँ लगती हैं, ये पापड़ वाले पता नहीं कौन से और नान कीमे वाले पता नहीं शोरमा कौरमा, फिर दिहाड़ी के ऊपर जो है बंदों को लाकर जलील करना जलसों, और फिर पैसे भी नहीं देने, जैसे वीडियो देखते हैं हम। तो इससे पहले अगर बंदा खुद मेरिट पे आए ना, तो फिर बंदा अदारों की सलाह करता है। जो आदमी अदारों के कंधों पे सवार होकर करप्शन के अमार्जन के ऊपर लगे हों और पूरी दुनिया उन अखबारों को देख रही हो और वो आकर बात करे, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। ये वो जितना तो कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हो, हमारे लिए डील का लफ्ज ही गलत इस्तेमाल डील का उनकी नज़र में तो गलत ही गलत है। देखकर अवाम का जो सत्यानाश हुआ है, अवाम पूछती है कि हमारे बच्चे मकरूज 2.5 लाख का एक बच्चा पैदा होने वाला, उससे ज्यादा पैसों का मकरूज, और ये लीड क्लास के अरबों खरबों के मालिक कहाँ से बन गए? मुल्क का सत्यानाश हो गया। इनके बाद आज़ाद होने वाले मुल्क बांग्लादेश के डॉलर की करेंसी देखें, अफगानिस्तान की देखें, भारत की देखें, तो अपनी देखें ये किन्होंने खराब की है? हुकूमतें किन लोगों ने की हैं? पीपल पार्टी ने, नून लीग ने, या मिलिट्री राज आया है? तो मुझे बताया कि ये मुल्क का सत्यानाश किन्होंने किया। अच्छा, भाई आप सारे इल्जाम लगाते हैं। इजलास की बात कर रहे हैं आप, जिस तरह से उसमें फैसला आया है कि 10 नवंबर के बाद नवाज शरीफ साहब मुल्की दौरों का आगाज करेंगे, तो आपको लगता है इन दौरों से जो है वो वोट बैंक में नून लीग के इजाफा हो सकेगा? देखिए बात यह है कि जहाँ तक वोट की बात है, ये तो अवाम को खुद सोचना, खुद फैसला करना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा वाइज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। अल्लाह ताला हुक्म देता है कि ईमानते अहल लोगों के हवाले की जाएं, और जब आदमियों के दरमियान फैसला किया जाए तो वो अदल पे मबनी फैसला करे। तो अभी जो सबसे बड़ी अमानत है इमाम उन्नास के पास, वो कौमी अमानत, वो वोट है। ये लोगों ने फैसला करना है कि इस वोट का अहल कौन है। उसमें किसी चाचे मामे नाने या किसी का टेलीफोन दोस्त को मत देखें। सर, बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी और असद खरल साहब से यही जानना चाहूंगी। असद साहब, जैसे कि मांडला साहब कह रहे हैं कि अवाम ने ये देखना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वोट की जो अहमियत है हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपनी जिम्मेदारी को हम किस तरह से निभा रहे हैं। क्या अवाम के पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी ताकत रखती है ये अवाम के वो अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके? देखिए, माजी के अगर बताया जाए तो कहते हैं मोमन एक सुराग से ज्यादा मर्तबा नहीं डसता। तो हमारी अवाम एक से बजाय 3 से दफा डस के चौथी दफा डसने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, कुछ इसमें जरूर है कि अवाम जो है उसका वोट जो है वो डालते किधर और किधर चला जाता है। लेकिन ये मैं 100% तो ऐसा नहीं है कि अवाम किसी एक पार्टी को वोट दे और सारे पार्टी दूसरी किसी के वोट निकल आए। कुछ हद तक जरूर हमने देखा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, इदारों की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन अवाम भी मैं समझता हूँ इतनी शायद माजी में शायद बादशाह नहीं थी, लेकिन अभी भी शायद उसी हिसाब से देखा जाए तो आप देखिए इनके जलसे, और जब वहां पे लोग जमा हो जाते हैं कोई बिरयानी की चक्कर में, कोई किसी लालच में, कोई 125 के चक्कर में, तो अवाम के जो फैसले हैं, अगर अवाम ने ये फैसले करने हैं वोटों के जरिए, तो फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो 4 साल किस लेवल प्लेइंग फील्ड का इंतजार करते रहे। अगर उनको अवाम के ऊपर लाया करना था, वोट की इज्जत के ऊपर उन्होंने अगर डिपेंड करना था, तो 4 साल तक वो लंदन क्यों बैठे रहे? और एक खास वक्त में जब तक के उनके मद्दे मुकाबल जो थे, जो बड़ी पार्टी के, जो पॉपुलर पार्टी के
उनको जब जेल में नहीं डाल दिया गया, जब उनको सजाएं नहीं सुना दी गई, उस वक्त तक पाकिस्तान वो क्यों नहीं आए? तो मतलब ये है कि अवाम भी इसमें जिम्मेदार है और कुछ इसमें और भी फैक्टर जो है वो भी इन्वॉल्व हैं। तो अगर अवाम की हकीकी मानों में आज अगर पोल कराया जाए तो क्या नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा अवाम की राय को अगर जाने तो क्या वज़ीर-ए-आज़म बनने के हवाले से लोग वोट करेंगे? क्या उस पोल को नवाज शरीफ जीत पाएंगे अगर गैर जानबदाराना कराए? क्या अवाम के पोल को अगर देखा जाए गैर सर, नून लीग तो बड़ी पुरुमीद नजर आ रही है, उनके रहनुमाओं के बयानात भी यही कह रहे हैं कि अवाम तो चाहती ही यही है कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने। देखिए, अगर अवाम चाहती है तो फिर नवाज शरीफ साहब 4 साल तक इतने हरबल अजीज लीडर जो है जिनको अवाम चाहती है, तो उन्होंने क्यों 16 माह तक जो हुकूमत पीडीएम जो है उस वक्त जो है उनके हवाले मुल्क रहा और उस वक्त वो खामोश तमाशाई बने रहे। सर, उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो आते या बात करते। तो अब मामला ये है कि आप देख लेंगे, बहरहाल मैं समझता हूँ कि अवाम की अगर बात की जाए ना तो 100% अवाम की जो राय है या वोट को इज्जत या वोट का जो एहतराम है या मैंडेट का एहतराम है, आज से नहीं है। अगर पाकिस्तान 2 लख्त हुआ है तो वो भी अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। उसमें उस वक्त की जो हमारी पॉलिटिकल अशराफिया थी वो भी उसकी जिम्मेदार थी और जो हमारी जो आर्मी थी क्यादत वो भी जिम्मेदार थी, क्योंकि भुट्टो को जिसको बानी जमहूरियत कहते हैं वो उन भुट्टो ने उनकी अक्सरियत को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये कौन सी जमहूरियत है? तो सिविलियन डिक्टेटर भी वो बने थे पाकिस्तान की तारीख में, ये शायद दुनिया की तारीख में पहले तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। तो मामला ये है कि ये किसी की भी ठीक हो गया। असद खरल साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। जरा हम बतूल से भी इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। बतूल, जिस तरह से अभी पार्टी इजलास हुआ है और इसकी पहले से भी बातें हो रही थी कि ये मीटिंग बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है और इसमें बड़े बड़े फैसले मुतवक्के हैं, साथ ही इसके हवाले से ये भी बात की जा रही थी कि इलेक्शन और इलेक्शन के बाद के सिनेरियो को भी इस इजलास में डिस्कस किया जाएगा। इससे कबल अगर हम बात करें तो उस्मा बुखारी साहिबा ने ये कहा था, उनका बयान सामने आया था कि पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का कोई चांस नहीं है। तो अगर ऐसा होता है कि आने वाले वक्त में, जैसे कि हमारे प्रीवियस सेशन में भी हमने डिस्कस किया कि कुछ फेवरेबल कंडीशंस नज़र आ रही हैं नून लीग के लिए, अगर नून लीग इक़्तिदार में आती है तो क्या वो इतनी केपेबल है कि वो इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को अकेले ही निपटा सकेगी? नहीं, माजरत के साथ केपेबल नहीं है, क्योंकि नून लीग के पास वही 16वां काम किया कि क्या कोई नई टीम आ गई है। चेयरमैन पीटीआई 100 दिन में पाकिस्तान बदलने का दावा करते थे, उन्होंने भी अपने 3.5 ईयर्स के इक़्तिदार में 3 से 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील कर दिए थे। इनको तो फिर भी 40 साल की सियासत का एक्सपीरियंस है, फिर भी इनकी टीम नहीं बदली, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये आके कुछ नया कर देंगे? सिर्फ ये चेयरमैन पीटीआई की रिप्लेसमेंट है वक्ती तौर पे और हालात ने इनको ये फेवर दिए है, वरना ये अपनी एबिलिटी की वजह से इस मकाम पे नहीं पहुंचे। माजरत के साथ कुछ लोगों को बात बुरी भी लगेगी, एक जगह बनी और उस जगह पे नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि वो कोई मंसूबा लेके आए हैं, उनके पास कोई प्लान है, टीम है, ये सरासर गलत होगा। आने वाला वज़ीर-ए-आज़म जो भी होगा वो IMF की तरफ ही दिख रहा है और हमें उसी प्रोजेक्ट को ही फॉलो करना है। जब तक हम IMF के प्रोग्राम और उनका पूरा कर्ज उतार के बाहर निकल के इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होते, हम नहीं कह सकते कि हमारे पास हमारे कोई नए वज़ीर-ए-आज़म मंसूबा लेके आए, जो कि नवाज शरीफ के पास बिल्कुल भी नहीं है। और कौन सी जमात कितनी सीटें ले लेगी, ये इसी बात पे मुनहसर है कि लोग क्या सोच रहे हैं। वो वोट बैंक फैक्टर जो PTI का हुआ करता था, क्या वो वोट बैंक मायूस हो चुका है, या वो किसी नए लीडर को ढूंढ रहा है, या वो टूट के IPP की तरफ जा सकता है, या परवेज खटक के पार्लियामेंटेरियन की तरफ जा सकता है, या पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकता है? क्योंकि जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था पंजाब में खासतौर पे, वो PTI के पास चला गया था 2018 में, जिसकी वजह से PTI पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब में वाइप आउट हो गई थी और तकरीबन बिल्कुल भी सीटें नहीं थी नेशनल असेंबली में। तो अब वो वोट बैंक जो PTI का है वो किस तरह से यूटिलाइज होगा, एक तो ये बहुत सवाल है, और ये भी हो सकता है कि बहुत कम टर्नआउट हो, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इलेक्शंस को इतना सीरियसली नहीं लेती। ये हमारी बदकिस्मती है। टर्की में जल्जला आया, फिर भी जो उनका इवन उन इलाकों में जहाँ पे जल्जला था वहां पे भी वोटर्स टर्नआउट बहुत ज्यादा था, और हमारा हार्डली 45, 50, 55 तक टर्नआउट जाता है। तो ये भी बहुत डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि ये सब परफॉर्मेंस का खेल है। अब लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, उनको पता है कि अब कोते खरीद कितना कम हो गई है। मुझे लगता है हर पाकिस्तानी इस बात की तलाश में कि कौन है जो उनकी डेली जिंदगी में रिलीफ दे, और इस वक्त कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमात इस पोजीशन में नहीं है। और नवाज शरीफ को अगर पाकिस्तान का इतना ख्याल था
تو وہ اپنی بیماری میں ہی پاکستان آتے. پاکستان میں کچھ آپ کا اوپینین آ گیا. ذرا اس بنیادی سوال کے حوالے سے, اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہم پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر اللہ نے پھر سے اقتدار دیا تو انصاف کے اداروں کو مضبوط کریں گے, ایسا کہنا ہے نواز شریف صاحب کا. کیا سیاسی مداخلت کے بغیر اداروں کی مضبوطی ممکن ہے؟ 40% کو ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہے, جبکہ 60% اس کو ماننے سے قاصر ہیں. ناظرین, ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت برقرار. حکومت نے مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل سستا کر دیا. 1 نومبر سے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا اور آئندہ 15 دن کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ قیمت ہی برقرار رہے گی. کچھ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ شاید کمی متوقع ہے اور اس کمی سے عوام کو ریلیف مل پائے گا, لیکن کل رات جب یہ فیصلہ آیا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگلے 15 دن تک یہی قیمتیں برقرار رہیں گی, تو پھر وہ امیدیں ٹوٹ گئیں جو عوام کو ریلیف دینے سے کے حوالے سے بتائی جا رہی تھی, یا عوام اس طرح سے سوچ رہی تھی کہ شاید نگران حکومت کے پاس ہمارے لیے کوئی ریلیف کا پلان موجود ہے. جو خبریں نواز شریف صاحب کی واپسی سے ایسوسیٹ کی جا رہی تھی کہ اب خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی اور اب عوام کو ریلیف ہی ریلیف ملے گا, اس میں بھی ابھی 15 دن کے لیے تو لگ نہیں رہا کہ کوئی ریلیف ملے گا. لیکن اس کی وجہ کیا ہے بیسک, وہ جان لیتے ہیں. ذرا مانڈا صاحب سے بات کر لیتے ہیں. مانڈا صاحب, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ ہونے کی وجہ آپ سمجھتے ہیں شاید IMF ہے؟ دیکھیں ہما, اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے نا وہ ٹوٹلی سود پہ, قرضے پہ چل رہا ہے, اور ایک دن کا جو یومیہ بیاج اور جو قسطوں کی ادائیگی کی مد میں ہم پیسے دیتے ہیں وہ 20 ارب روپے سے زائد ہیں یومیہ. 7,300 ارب روپے ہم نے ایلوکیشن کی ہے اس بجٹ میں سود اور قسطوں کی ادائیگی کے لیے. اور 7,300 کو 365 دن پہ اگر ڈیوائیڈ کریں آپ تو 20 ارب روپیہ یومیہ بنتا ہے. جس ملک نے 20 ارب روپیہ روزانہ سود کی مد میں دینا ہے, قرضہ دینا ہے, بھیک مانگ کے, کشکول پکڑ کے, تو مجھے بتائیں کہ وہاں سستائی کیسے لا سکتے ہیں؟ سستائی کے 2-3 طریقے ہیں, بڑا ہی سمپل ہے. ایک تو یہ ہے کہ جتنی ان کی معاشی اوقات ہے اس اوقات میں رہ کر گزر اوقات کرنے کی عادت ڈالیں. تمام جتنے بھی لیڈ کلاس ہے, یہ پولیٹیشن, یہ بیوروکریٹس, جوڈیشری اور یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ سارے ایک چھتری کے نیچے بیٹھے اور دیکھے گا ہمارے ملک کے وسائل کتنے ہیں, مسائل کتنے ہیں, اور ہم نے اس کے اندر رہنا ہے. اور یہ جو سرکاری نوکر ہیں 20-20, 25-25 لاکھ کے, یہ امارات پروٹوکول, ان کو کٹ ٹو سائز کر کے اپنے قد کاٹھ میں لائیں. یہ جو باہر لوٹا ہوا سرمایہ ان کو لا کر یہاں, جیسے جو سعودیہ ماڈل انہوں نے شہزادے پکڑے نا, پکڑ کے ان کو لٹکایا, لٹکا کے سرمایہ واپس لائے. وہ یہ آپ کے پاس چائنا کا ماڈل, فلاں ماڈل, یہ ماڈل لگائیں, یہ طریقے دے دے کے تو آپ کچھ بھی نہیں دیں گے. یہاں تو سارے ادارے سیلیٹیٹر بن جاتے ہیں, تو عوام کو ٹرک کی پتی, کیونکہ عوام تو یہ 9 اپریل جب سے 2022 میں رجیم چینج ہوئی تو عوام کو تو مہنگائی مکاؤ کے نام کے وہ بڑی بڑی ریلیاں جلوس دکھائے. اور ہر مرتبہ عوام یہ امید لگائے رکھتے ہیں کہ شاید اب ریلیف ملے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. 145-50 کے اوپر ڈیزل پٹرول تھا نا, عوام تو توقع کر دی تھی کہ یہ آ رہے ہیں, پتہ نہیں وہ انٹرنیشنل وہ خط بھی سائفر بھی سایا تھا, اس سائفر کی بھی مدد, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. سر, ہم دیگر مہمانوں کا بھی اوپینین جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ انہیں کیا لگتا ہے, کیا واحد وجہ IMF ہی ہے یا کوئی دیگر وجوہات بھی ہیں؟ بطول, آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے کمی متوقع تھی اور یہ بڑے بڑے دعوے کیے جائے تھے 200 روپے فی لیٹر سے بھی نیچے آ جائیں گی قیمتیں, ایسا تو نہیں ہوا؟ لیکن جب تک آپ صرف IMF کو بلیم نہیں کر سکتے, IMF کی آپ شرائط اس لیے پوری نہیں کر پاتے کیونکہ آپ اپنی انٹرنل مینجمنٹ کو ٹھیک نہیں کر پاتے. آپ اپنے ملک میں گیس چوری ہے, بجلی چوری آپ نے روک لی ہے, کیا آپ کے جو بلز ہیں وہ آپ نے سارے کلیکٹ کر دیے ہیں, وہ لوگ جن کو مفت بجلی اور مفت گیس مل رہی ہے کیا وہ فیسلٹی آپ نے ختم کر دی ہے؟ تو یہ اس پہ تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں اندر ہی انٹرنلی اتنی مس مینجمنٹ ہے کہ میرا خیال ہے IMF کو بلیم کرنا بہت دور کی بات ہو جاتی ہے. اور اتنے تو ہم لوگ سیدھے نہیں ہے کہ IMF جو کہتا رہے گا ہم وہ کرتے رہیں گے. IMF نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اپنے غریب طبقے پہ ٹیکس نہ لگائیں. IMF نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اپنی انفلیشن لے کے آئیں. IMF نے تو یہ بھی کہا ہے کہ امیروں پہ ٹیکس لگائیں. IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی تو دیکھا تھا کہ IMF کی جانب سے کہا گیا تھا اگر یہ شرائط نہیں مانی تو اس سے سخت شرائط سامنے آ جائیں گی. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم ان لوگوں کو نہیں لوپ میں لے کے آ رہے ہیں نا جن کو لانا چاہیے. ہم مڈل کلاس لوگ
क्लास पे ही, तब ये IMF ने आपको गन पॉइंट पे तो नहीं कहा कि गरीबों पे टैक्स लगाए, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ कहा है कि हमें आपका सर्कुलर डेट इतना चाहिए, हमें आपकी टैक्स टू GDP रेशो इतना चाहिए, और कुछ उन्होंने हमें इंडिकेटर्स दिए जो हमने फॉलो करना है। अब ये हमारा प्लान है कि हम कहाँ से पैसा इकट्ठा करके IMF को दिखा रहे हैं। ये हमारी अशराफिया और ये हमारी हुकूमत की पॉलिसीज की नाकामी है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक तबके पे बोझ डाल रहे हैं, वरना इन्होंने ये नहीं कहा, IMF ने नहीं कहा कि बड़े खानदानों या बड़े ब्यूरोक्रेट्स या बड़े जजेस पे आप हरगिज टैक्स ना लगाएं। आपको याद होगा कि प्रोबेबली लाहौर हाई कोर्ट के 7 से 10 जजेस ने क्यों अपनी 3 साल की इकट्ठी सैलरी निकलवाई है? क्यों? उनको कैसे मिल सकती है? वो उनकी तो ऑलरेडी मिलियंस में सैलरी है, उनको ये 3-4 साल की सैलरी इकट्ठी, और उसकी कोई तरदीद भी नहीं आई, कैसा नहीं हुआ, क्या जरूरत थी करने की? और सबके सब जजेस, तो ये वो मराहत है जो खत्म होनी चाहिए। कुछ अर्से पहले बिल्कुल आपकी जानिब से भी सजेशन आ गई है। असद खरल साहब, आपको क्या लगता है, हमारा अलमिया ये है कि जब भी ग्लोबली कोई इशू रेज होता है या फिर पाकिस्तान का कोई इशू रेज होता है, हम हर चीज़ का इल्ज़ाम उसी को ठहरा देते हैं, उसी को मुरद इल्ज़ाम ठहराते हुए हम कहते हैं फलां मसला चल रहा है इसलिए उसका ये असर है। तो ऐसा तो नहीं कि इसराइल और फ़लस्तीन जंग का डायरेक्ट असर है, उसकी वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो बरकरार रखी जा रही हैं और उनमें कमी नहीं रखी जा रही? मैं समझता ये तो इंतहाई मुज़िका के अगर जवाब इस चीज को बनाया गया, इससे पहले कौन सी कोई दूर शहर की नहरें बह रही थी। मामला ये है कि पहली मरतबा तो नहीं है हो रहा कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है उनकी कीमतों में इजाफा, और अभी तो बरकरार रखा था, और ये बहुत दावे किए जा रहे थे कि नवाज आएगा और लागू पता जाएगा और मुल्क संवर जाएगा, और उम्मीद से यकीन तक और पाक सर जमीन तक पता नहीं क्या क्या तराने और क्या क्या दावे और वो किए गए। तो उसका नतीजा आपने देख लिया कि उनके आने से फिर क्या हुआ, क्या पेट्रोल जो है मजीद सस्ता हो गया, क्या बाकी चीजों के अंदर जो बेहतरी आ गई, और फिर जलसे के अंदर भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे ये कहा जाए कि उन्होंने अपना कोई नया रोड मैप दिया है, कोई तब्दीली आई है, या आवाम के लिए कोई रिलीफ लेके आ रहे हैं, या क्या नया माशी पैकेज लेके आ रहे हैं, कौन सी ऐसी जिदर सिंह जो है, या कौन सा ऐसा वो जादू करेंगे जिससे सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। देखें, इजराइल या फलस्तीन के हवाले से किसी पाकिस्तान का उस हवाले से जो प्राइसेस को कम ना करना जो उस तनाजे की वजह है। ऑलरेडी हम लेवी इतनी ज्यादा टैक्सेस की भरमार है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर के जो हमें मार्केट से मिल रहा है, अगर उस रेट में दिए तो वो तो आधे से भी कम रेट पे आवाम को पेट्रोल और डीजल मिल सकता है। उसमें तो बहुत टैक्सेस जो है वो डाले हुए हैं। लिहाजा ये अगर जवाब बनाने की आप कोशिश करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आवाम या किसी को आप बेवकूफ बना सकते हैं आज के इस दौर के अंदर कि आप कहें जी ये इस वजह से ये सारा हो रहा है। बाकी मामला के अंदर भी आप देख लें कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है और क्रेडिट लेने के लिए सब जो है वो आगे आगे होते हैं। अब अगर 40 रुपए कम हुआ था नवाज शरीफ आया इसलिए कम हो गया, तो अभी नवाज शरीफ वापस चले गए, फिर क्यों नहीं काम किया? तो ये जो चीजें हैं ना, ये घोंसले हैं कि सर 10 दिन के बाद वो मुल्कगीर दौरों का आगाज करेंगे, हो सकता है 15 दिन के बाद कमी मुतवक्के हो जाए पेट्रोलियम प्राइसेस में। कमी हो जाएगी तो कौन सा काम जेब से रहेगा अपनी और जाती उम्र की प्रॉपर्टी बेच के आवाम के नाम उन्होंने कुछ दान कर दिया या ठीक हो गया। असद साहब आपका ओपिनियन आ गया। जरा जल्दी से हम पब्लिक पोल को भी डिस्कस कर लेते हैं। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी ना होने की वजह IMF है 95% को ऐसा ही लगता है, जबकि 5% ऐसा नहीं मानते हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाजत लेंगे। अल्लाह ने के बाद।